हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है हमारे बाउंड एक ट्रिक से, जहाँ पर हम देखेंगे कि इस तरीके का भी हमारा फंक्शन हो एक्स की पावर अल्फ़ा साइन 1 एक्स की पावर बीटा कि एक इस तरीके का यदि फंक्शन हमें गिवन हो जो कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पर, और जब एक्स इक्वल टू जीरो है तो इसकी वैल्यू जीरो है। तो इस तरीके के फंक्शन की हेल्प से हम, चाहे ये फंक्शन हमारा साइन में हो, अब चाहे हमारा ये फंक्शन साइन की जगह कोस आ जाए, रिजल्ट हमारा सेम रहेगा। रिजल्ट क्या है कि यदि इस फंक्शन में, इस तरीके के फंक्शन में हमसे क्या पूछा जाए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल, कंटीन्यूअस या बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं, तो इस तरीके के फंक्शन में हम चेक क्या करेंगे, यदि ये तो एक्स के साथ जो ये होता है, ये तो होता है हमारा अल्फ़ा, जो 1 में होता है ये होता है हमारा बीटा। अब यदि अल्फ़ा की वैल्यू जीरो से बड़ी है यानी कि पॉजिटिव है, तो एफ हमारा कंटीन्यूअस होगा, ये फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। कब? जब हमारी अल्फ़ा की वैल्यू जीरो से बड़ी है। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, वो सेकंड क्या है हमारा कि हमारी यदि अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए तो हमारे ये एफ क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। तो सिंपल है, जब हमसे डिफरेंशिएबल पूछा जाए तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए जब वो डिफरेंशिएबल होगा, वरना नहीं होगा। और बाउंडेड वेरिएशन में क्या होता है हमारा, यदि हमारी अल्फ़ा की वैल्यू बीटा से बड़ी आ जाए तो हमारा ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन भी दिखाएगा। और एक रिजल्ट मैं शायद यहाँ लिखना भी भूल गया, नीचे लिखा भी है कि यदि कोई हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस है, ये इसके साथ ही ऐड कर रहा हूँ, तो वो हमारा इंटीग्रेबल या रिमान इंटीग्रेबल भी होता है। तो इस रिजल्ट से हमें चार चीज़ पता लगती है। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, अल्फ़ा ग्रेटर दैन जीरो है तो कंटिन्यूस हो जाएगा फंक्शन। अल्फ़ा ग्रेटर दैन 1 है, इस केवल ये रिजल्ट इस तरीके के फंक्शन के लिए लगता है, साइन हो चाहे कोस हो, ये लिख भी रखा है यहाँ। अल्फ़ा ग्रेटर दैन 1 है तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और अल्फ़ा की वैल्यू बीटा से बड़ी है तो बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा। ठीक। और एक और नोट है हमारा क्या, और इसके साथ साथ मैंने क्या बताया था, यदि फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस है तो वो हमारा इंटीग्रेबल और आर इंटीग्रेबल भी होता है। इफ फंक्शन इस कंटीन्यूअस हो ना, क्लोज इंटरवल ए बी, ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो बाउंडेड भी होता है। यदि कोई भी हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, तो वो हमारा बाउंडेड भी होता है। नेक्स्ट है हमारी मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, यदि कोई फंक्शन हमारा एफ क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है और कंटीन्यूअस है, और उसकी ए पर जो हमारा ये पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट एफ ए और एफ बी की वैल्यू यदि इक्वल है आपस में, देन हमारा ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसका डिफ्रेंशिएशन यदि हम उस पॉइंट पर करें तो वो इक्वल टू जीरो आ जाए। यानी कि हम करेंगे क्या, सिंपली सबसे पहले हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए किस पर, क्लोज इंटरवल ए बी पर, रोलेस थ्योरम के लिए, और एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। देन हमारा एफ ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा, उसे हम सबसे पहले हमारा जो एफ एक्स दे रखा है उसे एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, और एफ एक्स की जगह जो बीच में हम वो कोई ना कोई सा हमें एक पॉइंट ज़रूर मिलेगा, वो पॉइंट मान लो हमारा सी है, वो सी रखेंगे तो इक्वल टू जीरो होगा। तो सिंपल कहने का तरीका ये है, यदि एक फंक्शन हमारा पॉजिटिव है और एक फंक्शन हमारा नेगेटिव है, इसे इंटरमीडिएट थ्योरम भी होती है, हमारा पॉजिटिव है एक हमारा नेगेटिव है, तो इसके बीच में हमारा कम से कम फंक्शन का एक रूट लाई करेगा। सिंपल लैंग्वेज में ये, मतलब थ्योरेटिकल लैंग्वेज में ये। लैग्रेंज थ्योरम क्या बोलती है, यदि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस एफ डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में, और इस बार एफ ए इक्वल टू, यहाँ पर तो एफ बी था, पर यहाँ पर यदि एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी है, तो एक ऐसा पॉइंट ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करेगा जिसका स्लोप डी वाई बाई डी एक्स ये तो होता है, एट अ पॉइंट सी किसके बराबर होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और इसी कंडीशन को केवल दो फंक्शन के लिए यूज़ करके हमारी बनती है कोची मीन वैल्यू थ्योरम, जिसका स्टेटमेंट क्या होता है, सिंपल यही होता है, एफ इज़ कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, देन क्या होगा हमारा एफ बी माइनस ए अपॉन एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये हमारा यहाँ से आ गया एफ डैश सी की वैल्यू, और जी बी माइनस जी ए अपॉन बी माइनस है, ये जी डैश सी की वैल्यू आ गई। इसी फंक्शन के तरीके से कोई जी फंक्शन है हमारा दूसरा, अब यहाँ पे आपस में कैंसिलेशन करेंगे तो हमारा ये बनकर आ जाएगा, ये इसे ही हम क्या कहते हैं,
कोची मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक, जैसे कि ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू 1 + x, इफ़ एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो, नेगेटिव हो और एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल और पॉजिटिव हो, तो हमारा फंक्शन क्या है, इस तरीके का ये फंक्शन है। सेटिस्फाइंग द अजम्पशन ऑफ रोलेस थ्योरम, ये रोलेस थ्योरम के अजम्पशन को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले रोलेस थ्योरम का अजम्पशन देख लेते हैं हम होता क्या है, कि एक ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल ए बी में, तो यानी कि क्लोज एंड ओपन इंटरवल कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल हो, तो इस इंटरवल में कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देन हमें पेयर बताना पी एंड क्यू, क्योंकि हमारा कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल दे रखा है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो हम उसी स्टेटमेंट से पता कर लेंगे कि इसमें पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले कंटिन्यूस होने के लिए इन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, एक्स इक्वल टू 0 पर, ऊपर वाले की एक्स इक्वल टू 0 पर 1 + x इक्वल टू 1 हो जाएगा, और x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 × p × 0 + q, यानी कि ये यदि दोनों को आपस में इक्वलेट करें तो ऊपर 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, q, तो q की वैल्यू 1 आ गई। कहाँ आ रही है q की वैल्यू 1, एक तो c और एक d में, तो a और b यहाँ से गलत हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो गए। अब चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। अब जैसे हम ऊपर वाले ऑप्शन को डिफरेंशिएबल करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन केवल इसका होगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, ये इक्वल होगा किसके, इसमें हम बाई पार्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, बाई पार्ट डिफरेंशिएशन में, और हम यहाँ से q की वैल्यू भी पुट कर लेंगे। बाई पार्ट में सबसे पहले इसका करेंगे तो -1 आ गया इंटू पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू हमने 1 रख ली यहाँ पर प्लस। अब हम क्या करेंगे, पी एक्स का करेंगे तो p आएगा खाली, 1 - x आ जाएगा। ठीक, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एक्स -1 -p -xp, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -2xp, ये माइनस माइनस जाके इधर प्लस हो जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर p। यहाँ पे सबसे पहले x इक्वल टू हम 0 ही पुट कर लेते हैं, क्योंकि 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो ये 0 हो जाएगा हमारा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या हमारा 2 इक्वल टू, ये इधर जाएगा -p इक्वल टू -2 आएगा, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमारा एक R2R एक फंक्शन डिफाइंड है सच डैट f0 इक्वल टू 0 एंड df/dx हमारा क्या हो, 5 से छोटा या उसके इक्वल हो, यानी कि इस तरीके का फंक्शन एज्यूम करना है मैं, यदि उस पर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो वो 0 आएगा, और यदि हम x की वैल्यू उसका एक बार डिफरेंशिएशन करें तो वो 5 आएगा। तो सबसे पहले हम x की पावर 5 ले होगा, इस तरीके का एक फंक्शन हो सकता है क्या, इसमें हमने एक बार x की जगह 0 पुट करा तो f0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यदि डिफरेंशिएशन करें एक बार तो 5x की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, और f1 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी, डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, x इक्वल टू तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारा 5 किस में इंक्लूड है, इसमें ये ओपन इंटरवल है तो लास्ट के पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे, और ये हमारा ये भी ओपन इंटरवल है, 5 पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, तो केवल यही एक ऐसा इंटरवल है जिसमें हमारा 5 पॉइंट इंक्लूड होगा, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीमान इंटीग्रेबल। रीमान इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रेबल की जहाँ पे इंटीग्रल होना चाहिए। पार्टीशन ऑफ अ इंटरवल, पार्टीशन ऑफ अ इंटरवल क्या होता है, जैसे हमारा एक ये क्लोज इंटरवल ए बी है, किसका सबसेट है, आर का, सभी आर के सबसेट होते हैं। इसका यदि हम एन पार्ट में इसे डिवाइड कर दें तो इसे हम क्या कहते हैं, पार्टीशन ऑफ अ इंटरवल। सिंपली हमने किया क्या है कि ये जो इंटरवल है इसे एन पार्ट में डिवाइड कर दे, किस तरीके से, ए और बी को एन पार्ट में, x0 x1 x2 to xn, तो इस तरीके से हमारा इसका पार्टीशन हो गया, इसे ही हम कहते हैं पार्टीशन ऑफ अ इंटरवल। जहाँ पर इसकी यदि हम लेंथ ऑफ अ पार्टीशन निकालें तो वो क्या होती है कि बाद वाली टर्म से पहले वाली टर्म को माइनस कर दें, x1 से x0 को माइनस कर दे तो इसका
बीच का गैप आ जाएगा। x2 से x1 को माइनस कर दे तो इसके बीच का गैप आ जाएगा। इसी तरीके से आपस में बाद वाली टर्म से पहले वाली टर्म को माइनस करते जाएंगे तो हमें लेंथ ऑफ द पार्टीशन, लेंथ ऑफ द इंटरवल मिल जाएगा। ठीक, एक टर्म होती है इसमें डार्बोक सम। अपर डार्बोक सम होता है, एक लोअर डार्बोक सम होता है। सबसे पहले डार्बोक सम में एक टर्म यूज़ होती है स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर। स्मॉल एम आर क्या होता है, जो भी हम इंटरवल लेंगे, बाई चांस जैसे हमने ये इंटरवल तो डिवाइड होकर आएगा, A1 और B1 ले लिया, जो हम एंड पार्ट में डिवाइड करा है, किसी भी पार्टीशन में तोड़ा, उसके बाद एक ऐसा इंटरवल है। इसमें जो हमारा स्मॉल एम आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इस इंटरवल में जो छोटा होगा इन्फीमम, वो तो होगा हमारा स्मॉल एम आर इन्फीमम एफ एक्स, यानी कि एक हमारा ये इंटरवल फंक्शन बना रहा है एफ एक्स, तो ये स्मॉल एफ एक्स का जो छोटा पार्ट है वो तो स्मॉल एम आर हो जाएगा, और एफ एक्स का जो बड़ा पार्ट है वो कैपिटल एम आर हो जाएगा। अब स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर से ही हमारे क्या बनते हैं, डार्बोक्स, अपर डार्बोक सम और लोअर डार्बोक सम। अपर डार्बोक सम क्या होता है हमारा, एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर। डेल्टा एक्स आर की हम लेंथ ऑफ द इंटरवल की अभी बात कर रहे थे, बाद वाली टर्म से पहले वाली टर्म को माइनस कर देंगे। बाद वाली टर्म और पहले वाली टर्म क्या होगी, जैसे हम यहाँ पे A1 और B1 ले रहे थे, तो B1 से A1 को माइनस करेंगे तो ये लेंथ ऑफ द इंटरवल आ जाएगा हमारा। और यदि अपर डार्बोक सम की बात करेंगे तो हम एम आर की वैल्यू पुट कर देंगे, और एम आर क्या होगा, उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू उस इंटरवल में, और स्मॉल एम आर क्या होगा, उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू उस इंटरवल में। तो ये हमारा अपर डार्बोक सम हो जाएगा, ये हमारा लोअर डार्बोक सम हो जाएगा। ठीक, अब अपर डार्बोक सम और लोअर डार्बोक सम की हेल्प से हम लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे हमारा ये ए बी है, इसको हम एन पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं जैसे यहाँ पर करा है। ठीक, और इन दोनों इंटरवल की हेल्प से लेंथ ऑफ द इंटरवल और हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, जिसका फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो कैपिटल एम आर, जिसका फंक्शन की वैल्यू मिनिमम स्मॉल एम आर। इस तरीके से हम निकालते जाते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा होता क्या है, यहाँ पर जो हमारा सुप्रीमम होता है, जो लोअर हमारा डार्बोक सम है, जितने भी हमने लोअर डार्बोक सम लिए हैं उन सब का सुप्रीमम लोअर डार्बोक सम जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ ए बी एफ एक्स टी एक्स। और ये अपर डार्बोक सम क्या होता है, यानी कि सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ। क्या मतलब है इसका, कि हमने यहाँ पर लोअर जो हमारा डार्बोक सम है, इसमें काफ़ी जो हमने एन इंटरवल में डिवाइड किया है, इसमें काफ़ी एल पी एफ आए होंगे। जैसे कि हमने एक इंटरवल के रेस्पेक्ट में निकाला इसके, फिर निकाला इन दोनों के, फिर निकाला इन दोनों के आगे, ऐसे बहुत सारे इंटरवल आएंगे। उनमें जिनका जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी किसकी, लोअर डार्बोक सम वाले की, एम आर और डेल्टा एक्स आर वाले की जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, लोअर रीमान इंटीग्रल, जिसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जो हमारी इंटीग्रल की जो लिमिट है उसके नीचे बार लगाकर, और अपर में अपर लिमिट पर बार लगाकर। तो इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और निकालने का इसका इन्फीमम कैसे निकलेगा, जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू आई है एम आर डेल्टा एक्स आर, उनका इन्फीमम ले लेंगे। एम आर एक्स आर कैसे आएंगे, इन दोनों में जो हम निकाल लें लेंथ ऑफ द इंटरवल और बड़ी वैल्यू उनकी मल्टीप्लाई करके उनका इन्फीमम निकालेंगे, वो ही जो होगा वो इस इंटीग्रल के इक्वल होगा। और यदि हमारी इन दोनों सुप्रीमम ऑफ लोअर डार्बोक सम और इन्फीमम ऑफ अपर डार्बोक सम, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, रीमान इंटीग्रल। और ये हमारा पी और एफ क्या होता है, पी तो हमारा होता है जो पार्टीशन जिसके बारे में हम बात करिए, और एफ होता है हमारा फंक्शन। ये लोअर और अपर का ये साइन है, एल और यू। इन्फीमम और सुप्रीमम हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं पहले या दूसरे लेक्चर में, तो वहाँ पर हम जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं नोट, इस पे जो भी क्वेश्चन बने वो किस तरीके से पूछे गए हैं उससे रिलेटेड नोट है कि हमारा क्या है, ए और बी हमारा क्लोज्ड इंटरवल से आर पे एक मैपिंग जा रही है। बी था बाउंडेड फंक्शन, एक बाउंडेड फंक्शन होगा क्योंकि ये कंटिन्यूस भी है इसमें, और
क्लोज्ड भी है तो वो बाउंडेड होता ही है। एंड इट्स रीमान इंटीग्रेबल, और ये रीमान इंटीग्रेबल है। कब होगा? इफ़, यानी कि हमें दिया क्या गया है, एक क्लोज इंटरवल ए बी से आर पे एक मैपिंग जा रही है ऑफ अ बाउंडेड फंक्शन की, ये रीमान इंटीग्रेबल होगी। कब होगी? वो कंडीशन हमें बताई गई है। इफ़ इट्स अ मोनोटोनिक, यदि ये जो हमारा जो ये फंक्शन है, ये जो हमारा फंक्शन रिप्रेजेंट मैपिंग के थ्रू करा गया है, एक तो ये मोनोटोनिक होना चाहिए इस इंटरवल में, ऊपर से तो हम इसे क्या कह देंगे, रीमान इंटीग्रेबल है। लेकिन बट कन्वर्ट नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्ट्स का मतलब कि यदि ये हमारा रीमान इंटीग्रेबल गिवन है ऑलरेडी, तो ज़रूरी नहीं है ये मोनोटोनिक हो। तो सिंपली बोला क्या गया है इसमें, यदि हमारा इस तरीके का कोई फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल में बाउंडेड फंक्शन है, वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। कब? यदि हमारा फंक्शन मोनोटोनिक हो इस इंटरवल में। पर यदि हम एक ऑलरेडी गिवन है, चाहे इंटरवल यही हो, कि हमारा रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, बोल दिया गया है कि हमें प्रूफ नहीं करना, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, देन हम ये नहीं बोल सकते कि वो फंक्शन हमारा मोनोटोनिक हो। इसी वजह से लिख रहा है कन्वर्स, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जरूरी नहीं है हमारा इसका कन्वर्स भी ट्रू। एग्जाम्पल क्या है? साइन एक्स। साइन एक्स हमारा क्या है? रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, हम जानती हैं साइन एक्स हमारा रीमान इंटीग्रेबल है इस इंटरवल में। पर जरूरी नहीं है इस इंटरवल में हमारा साइन एक्स, हम जानते हैं मोनोटोनिक तो होता ही नहीं है। मोनोटोनिक फंक्शन कौन होते हैं? या तो इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज। पर साइन एक्स हमारा यदि हम पर्टिकुलर इंटरवल में तो हो सकता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पर ओवरऑल जब हम चेक करते हैं तो ये एक टाइम पे तो इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इस तरीके के फंक्शन हमारे मोनोटोनिक होते ही नहीं है। तो साइन एक्स जो है हमारा रीमान इंटीग्रेबल तो है, क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस है। पर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि ये जरूरी नहीं ये मोनोटोनिक हो। ये कब अप्लाई होता है? जब हमें पता होता है कि एफ एक्स साइन एक्स हमारा रीमान इंटीग्रेबल है, पर हम जरूरी नहीं कि वो मोनोटोनिक हो। पर यदि हमसे पूछा जाए कि कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं, तो सबसे पहले उसे हम क्या देखते हैं कि वो मोनोटोनिक है या नहीं। यहाँ पर हमें ये दे दिया गया है कि साइन एक्स रीमान इंटीग्रेबल तो है, पर इसके बाद हम ऑप्शन में यदि हमसे पूछा जाए क्या ये मोनोटोनिक है, तो हम जरूर ही नहीं कह सकते कि ये मोनोटोनिक हो। मे बी मोनोटोनिक तो हम राइट कर देंगे, और यदि ये बोला जाए कि ये मोनोटोनिक ही है तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। इफ़ एफ एक्स इज कंटिन्यूस होना क्लोज इंटरवल ए बी, यदि एफ एक्स हमारा कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, देन हमारा ये रीमान इंटीग्रेबल होगा। ये इससे आगे का स्टेटमेंट है इफ़ के बाद का, ये दोनों नोट हैं। यदि एफ एक्स रीमान इंटीग्रेबल कब होगा? एक तो मोनोटोनिक होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। पर कन्वर्स दोनों का ट्रू नहीं है। कन्वर्स से मतलब क्या है कि जैसे इसमें रीमान इंटीग्रेबल होने पर मोनोटोनिक जरूरी नहीं है, इसी वजह से रीमान इंटीग्रेबल यदि कोई फंक्शन है तो जरूरी नहीं कि वो हमारा क्या हो, कंटिन्यूस और मोनोटोन, वो कंटिन्यूस और मोनोटोनिक हो। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी की चाहे बात कर रहे हैं, तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन होता है ब्रैकेट फंक्शन, ये हमारा रीमान इंटीग्रेबल होता है। ठीक, ये सब हमारे स्टेटमेंट में प्रूफ में दिया गिवन होता है बुक में, लेकिन ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता है, इसी वजह से इसे हम फंक्शन बोलते हैं ब्रैकेट फंक्शन, या ब्रेक फंक्शन भी बोला जाता है। पर्टिकुलर हर इंटरवल में ब्रेक होता जाता है, कंटिन्यूस तो है नहीं, यहाँ से फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, स्टेयर्स बनती जाती हैं, पर ये हमारा कंटिन्यूस नहीं होता। नेक्स्ट हमारा क्या है, यदि एफ और जी हमारे दो फंक्शन है और न रीमान इंटीग्रल ए बी, तो हमारा इनका जो लीनियर कम्बिनेशन होगा वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। यानी कि दो फंक्शन यदि रीमान इंटीग्रेबल हैं तो उनका लीनियर कम्बिनेशन भी रीमान इंटीग्रेबल होता है। और यदि दो फंक्शन हमारे रीमान इंटीग्रेबल हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी रीमान इंटीग्रेबल होता है। और यदि दो फंक्शन हमारे क्या हैं, रीमान इंटीग्रेबल हैं, तो उनका मोड भी रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो ये कभी कभी सी पार्ट में पूछ लिया जाता है कि दो फंक्शन दे दिए जाते हैं, उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूछेंगे रीमान इंटीग्रेबल है नहीं, तो रीमान इंटीग्रेबल होता है। उनका यदि मोड दे दिया जाए तो वो भी रीमान इंटीग्रेबल होता है। यदि उन दो फंक्शन हमारे रीमान इंटीग्रेबल हैं तो उनका जो हम लीनियर कम्बिनेशन लेंगे वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। एक सबसे इजी मैं टॉपिक मानता हूँ ये, जब भी हमारा एक्स बिलोंग टू क्यू हो, रेशनल और रेशनल नंबर से सबसे इजी माना जाता है। ये जहाँ भी क्वेश्चन है, चाहे डिफरेंशियल कंटिन्यूटी में आ जाए जीरो चेक करने के लिए, चाहे रीमान इंटीग्रेबल में आ जाए, तो इसका कंसेप्ट क्या है हमारा,
क्योंकि हम जानते हैं कि फाई एक्स हमारा क्या होता है, वो फाई वन एक्स यदि हमारा एक्स क्यू से बिलोंग करता है, क्यू हमारा छोटा होता है और रेशनल हमारा छोटा होता है, इरेशनल का सेट बड़ा होता है। ठीक, तो जैसे हम और लोअर डार्बुक सम एल पी एफ ये हमारा स्मॉल होता है, अपर डार्बुक सम बड़ा होता है। ये दोनों चीज़ हम जानते हैं क्योंकि हमारा क्यू से क्या बिलोंग करता है, फाई वन एक्स। तो फाई वन एक्स हमारा किस में बिलोंग यूज़ होगा, लोअर डार्बुक सम में, और फाई टू एक्स किस में बिलोंग यूज़ होगा, अपर डार्बुक सम में। तो इसका यदि हमें वैल्यू निकालनी है तो सिंपली यदि इस तरीके का हमें फंक्शन गिवन हो, फाई वन एक्स एक्स बिलोंग टू क्यू, फाई टू एक्स एक्स बिलोंग टू क्यू सी, तो सिंपली है हम जो लोअर डार्बुक सम के साथ तो छोटे वाला ले लेंगे, जैसे यहाँ पे एक्स बिलोंग टू क्यू है जिससे फाई वन एक्स, और बड़े वाला अपर डार्बुक सम के साथ ले लेंगे। इसे हमने पीछे रिप्रेजेंट भी किया था, इंटीग्रल के बराबर भी होता है। लोअर डार्बुक सम में नीचे आ जाता है यहाँ पे बार, और यहाँ पे ऊपर बार लिमिट पर बार आ जाता है बस। तो ये ए टू बी फाई वन एक्स डी एक्स, ए टू बी फाई टू एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आया था CSI ने 2016 में कि हमारा छोटे वाला किसके साथ आ जाएगा, एक्स बिलोंग टू क्यू है और ये एक्स की क्यूब है, और ये किससे बिलोंग करते हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि छोटा और बड़ा इससे सेलेक्ट होगा, ये मैं गलत बता गया। ये हमें फंक्शन देखकर सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ये हम ग्राफ के थ्रू भी पता कर सकते हैं, और वैसे भी ये गलत स्टेटमेंट बोल गया मैं कि इससे पता लग जाए कि हमें सिंपली यहाँ पे फाई वन और फाई टू में छोटा पता करना होता है। जो छोटे वाला होता है लोअर डार्बुक सम के साथ आता है, और बड़े वाला होता है वो अपर डार्बुक सम। तो इसे करेक्ट कर लें एक बार। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो हमारा एक्स स्क्वायर, क्योंकि रेशनल नंबर में क्या आते हैं, रेशनल और इरेशनल 1/2, 25/7, पाई, इस तरीके के नंबर आते हैं बाई वाले। ठीक, इस तरीके के फंक्शन आते हैं। और यदि हम इसे ग्राफ से भी देखें तो यदि हम एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखें, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो ये इस तरीके का होता है कुछ पैराबोला। और एक्स क्यूब का ग्राफ देखें तो ये हमारा इस तरीके का जाता है कुछ। तो इसमें नीचे की तरफ से कौन सा जा रहा है, एक्स की क्यूब का ग्राफ, ऊपर एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर हमारा बड़ा होगा एक्स की क्यूब से। तो अपर डार्बुक सम के लिए यानी कि अपर इंटीग्रल के लिए कौन सा यूज होगा हमारा, एक्स स्क्वायर, और लोअर इंटीग्रल के लिए हमारा कौन सा यूज होगा, एक्स की क्यूब। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, एक्स की क्यूब का इंटीग्रल कर देंगे 0 to 1। ठीक, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0 to 1 दे रखा है, तो ये एक्स की पावर 4/4 हो जाएगा 0 to 1, तो ये हो जाएगा 1/4। तो लोअर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू हमारी 1/4 हो गई, और अपन किससे आएगा हमारा एक्स की क्यूब से, वो अपर एक्स स्क्वायर से आएगा, तो एक्स की क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। ये 0 to 1, ये हमारा 1 - 0/3 हो जाएगा, ये तो ये 1/3 आ जाएगा। तो इसमें डी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। आर क्या है हमारा, एफ इज अ रिमान इंटीग्रेबल, किस पर, 0 to 1 fx dx। रिमान इंटीग्रेबल होने के लिए हमने कंडीशन बताई कि थी, यदि हमारा अपर रिमान इंटीग्रल और लोअर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल आ जाए। हमारी लोअर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू तो 1/3 है, और अपर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू, वो लोअर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू तो हमारी 1/4 है, अपर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू 1/3 है। तो ये आपस में इक्वल तो है नहीं, तो इस वजह से हमारा रिमान इंटीग्रेबल तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। सेकंड क्या पूछ रहा है हमारा कि ये एफ रिमान इंटीग्रेबल होगा और हमारी फंक्शन की वैल्यू है, ये भी गलत है क्योंकि हमारे दोनों आपस में इक्वल ही नहीं आ रहे। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एफ इज नॉट अ रिमान इंटीग्रेबल एंड क्लोज इंटरवल ए बी, ये सही है कि हमारा रिमान इंटीग्रेबल नहीं है, तो ए और डी यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन गिवन है, सी इज अ फिक्स्ड पॉइंट 0 to 1 इंटरवल, अ फंक्शन 0 to 1 to r इज डिफाइंड बाई एफ एक्स। इस फंक्शन के द्वारा डिफाइन है कब, यदि हमारा इंटरवल 0 to c है तो हमारी फंक्शन की वैल्यू c है, और यदि c to 1 जा रहा है तो 2c है। और हमें एक इंटीग्रल की वैल्यू दे दी गई है कि हमारा 0 to 1 पे इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, 70/16। अब इस इंटरवल को हम सिंपली क्या करेंगे, क्योंकि हमें इंटरवल दो में ब्रेक है, 0 to c, c to 1, तो इसे दो में डिवाइड कर लेंगे। 0 to c में फंक्शन की वैल्यू क्या है, c, तो c dx हो जाएगी एफ डी एक्स की जगह, और हमारा c
1 में क्या हो जाएगा 1 dx। तो c dx की जगह हमारा क्या आ जाएगा, c बाहर आ जाएगा और यहाँ पर dx का इंटीग्रल x आ जाएगा। तो x की जगह हम c माइनस 0 आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा x की जगह 1 आ जाएगा। ठीक, ये सॉरी 2c भी आएगा बाहर क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 2c है यहाँ पर। तो यहाँ पर इंटू 1 के साथ 2c आ जाएगा। नहीं ये गलत हो रहा है। यहाँ पर x आ जाएगा, x की जगह जैसे ही हम अपर लिमिट रखेंगे तो 1 आ जाएगी और लोअर लिमिट रखेंगे तो c आ जाएगा। तो इस तरीके से आएगा। तो c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 2c स्क्वायर, तो ये क्या होता है 2c माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 17/16 आ जाएगा। तो इसका आपस में सॉल्व कर लेंगे। 32c माइनस 60c स्क्वायर इक्वल टू 7। इसे 16c स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, माइनस 32c माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेट f(x) इक्वल टू 0 to 1 dx अपॉन 1 की पावर x। देन हमें ये बताना है कि ये हमारा इक्वल टू क्या है l के। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से हमारा ऑप्शन सही होंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा कि हम जानते हैं कि जो x की पावर 8 है वो ग्रेटर देन होती है हमारी x स्क्वायर के। ठीक, अब इसमें आपस में 1 कर दे दोनों तरफ तो फिर भी ये बड़ी होगी, लेकिन जैसे हम रेसिप्रोकल लेंगे इसका, क्योंकि 1 हमें 1 बार x की पावर 8 निकालना है तो ये हमारा ये वाला बड़ा हो जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रल ले लेंगे 0 to 1 लिमिट पर, और इस वाले इंटरवल की वैल्यू हम इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसकी भी निकाल लेंगे। तो ये हमें पता लग जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो tan इनवर्स x हमारा क्या हो जाएगा 0 to 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी π/4 माइनस 0 जैसे हम लिमिट पुट करेंगे। तो ये हमारा l हमारा π/4 से बड़ा हो जाएगा, मतलब π/4 से छोटा होगा, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारा हम जानते हैं ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक, और दूसरा क्या लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा हमारा 1 के। दोनों तरफ हमने 1 अप्लाई कर दिया। अब उल्टा हम इसका अगेन रेसिप्रोकल लेंगे, अगर हमारा लेस देन हो जाएगा 1 के, इसका रेसिप्रोकल 1 आ जाएगा। तो यह हम एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर x की पावर 8 भी ले सकते हैं। x की पावर 8 हमारा आपस में हो जाएगा। तो ये इसका जैसे हम इंटीग्रल लेंगे 0 to 1, इसकी वैल्यू हमारी किससे लेस हो जाएगी, ये तो हमारा l के इक्वल है, तो l हमारा लेस देन 1 आ जाएगा। तो हमारा a और c करेक्ट हो जाएगा। अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इस वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन ज़्यादा लाया हूँ जिससे हमारे इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो हम क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। तो हमारा अल्फ़ा एक गिवन है, पॉइंट अल्फ़ा की वैल्यू किससे 0 to ∞ dt अपॉन 1 + t²। तो हमें ये अल्फ़ा के रिलेशन गिवन है कि किस अल्फ़ा की कहाँ वैल्यू पुट करें तो हमें सिचुएशन सेटिस्फाई हो जाए। सबसे पहले हम इंटीग्रल कर लेंगे, तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा tan इनवर्स t और 0 to ∞। अपर लिमिट रखेंगे तो π/2 आ जाएगा और लोअर लिमिट पर 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया π/2। अल्फ़ा इक्वल टू ये अल्फ़ा की वैल्यू है जो इसका इंटीग्रल है, तो अल्फ़ा इक्वल टू π/2 आ गया। अब हम यदि dα/dt करें तो 1/1 + t आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा। π/2 की तो इंटीग्रल 0 आ जाएगा, तो ये भी गलत हो गया हमारा। सेकंड हमारा क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल नहीं है, रेशनल नंबर है क्योंकि पाई रेशनल होता है, ये भी गलत हो गया। लोग अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, लोग π/2 की वैल्यू 1 नहीं होती, ये भी गलत है हमारा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, ये सही है हमारा। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चनों को हम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाउंडेड वेरिएशन के बारे में, टोटल बाउंडेड वेरिएशन और फंक्शन ऑफ अ बाउंडेड वेरिएशन, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, तो मैंने हालांकि नॉन स्टॉप आपको करवाए हैं। तो आप करना क्या, सबसे पहले जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता हूं तो वीडियो पॉज करना और एक बार क्वेश्चन पढ़ के खुद से ट्राई करने की कोशिश करना कि इसका
दूसरा क्या हो सकता है, आपके पास भी कोई इसका मेथड हो जो अदर मेथड से सॉल्व हो जाए। यदि आपको समझ में ना आए तो आप मेरी वीडियो देखकर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।